नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका वीकली करंट अफेयर्स। और जैसा कि डेली हम लोग जो करंट अफेयर्स सेशन करते हैं मंडे टू सैटरडे, संडे को हमारा जो सेशन होता है, हम क्या करते हैं पूरे सप्ताह भर के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमने चर्चा भी ना की हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादा उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है आयोग उस पर प्रश्न बना दे। ठीक है ना? क्योंकि ये जो सेशन है ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, चाहे आप आईएएस हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी सेशन सभी आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर्स वीकली सेशन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसमें हम पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है उसका सोर्स जो है द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, डाउन टू अर्थ है, पीआईबी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण और अन्य समाचार पत्र है जहां से इसका स्रोत लिया गया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हवाना सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही? पहला, यह एक तरह की बीमारी है। दूसरा ऑप्शन है, इसके शुरुआती मामले मलेशिया में देखने को मिले थे। तीसरा ऑप्शन, इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तेज सरदर्द, थकान, चक्कर आना और नींद की समस्या शामिल है। चौथा, अभी भी इस बीमारी के सटीक कारण का पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बताना है हवाना सिंड्रोम क्या है, ए, बी, सी या डी। और मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा आपका, क्योंकि 50 प्रश्न है तो मात्र 10 सेकंड का समय होगा। और मात्र 10 सेकंड में हम लोग जो है इसको देखते चलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो हमें कम समय में ज्यादा बात करनी है। प्रदीप कुमार जानवी त्रिपाठी, स्वागत है। और एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ कि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर लें और वो इसका लाभ उठाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आंसर ना आ रहा हो तो भी आप प्रयास कीजिएगा कि आप इसके उत्तर दे सके। ना दे पा रहे हो तो केवल सुनते रहिएगा, एक्सप्लेनेशन देखते रहिएगा, तो भी आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में इससे हेल्प मिल जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों, समय समाप्त हुआ। अगर आप बी कहते, यानी कि इसके शुरुआती मामले मलेशिया में देखने को मिले थे, इसमें पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है ना? रॉन्ग पूछा था आपसे। अगर आप इसके उत्तर में अगर आपने कहा होता कि बी जो है ये आपका गलत ऑप्शन है, तो आपके उत्तर जो है वो सही होते। दोस्तों, हवाना सिंड्रोम जो है एक प्रकार की बीमारी, और ये फिर से खबरों में, ये जो है आपका जो न्यूज है वो फिर से आ चुका है, जिसमें सीआईए के एक अधिकारी ने कहा है कि जब वो भारत की यात्रा पे जा रहा था, अब समझिएगा अभी हाल फिलहाल का न्यूज है इसी सप्ताह का, कि भारत की यात्रा पे जब वो आया तो उसने महसूस किया कि उसे हवाना सिंड्रोम जैसी अनुभूति जो है वो भारत में भी हुई। ठीक है ना? दरअसल हवाना सिंड्रोम के बारे में जो सबसे पहली बात की गई वो बात की गई क्यूबा की राजधानी हवाना में 2016 में। और जो राजनीतिक कर्मचारी थे या जो उनके गुप्तचर विभाग यानी कि सीआईए के जो एजेंट थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ तरंगों या कुछ विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से जो है कुछ इस प्रकार से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को कान में अजीब प्रकार से आवाजें आने लगती थी, शरीर में अलग अलग प्रकार से सेंसेशन होने लगता था, संवेदना होने लगती थी। और बीमारी के जो लक्षण थे उसमें क्या था कि जब उनको कान में आवाज आती थी, है ना, शरीर के ऊपर कुछ सेंसिटिव महसूस होता था, तो उन्हें जी मिचलाने लगता था, उल्टियां होने लगती थी, चक्कर आने लगता था, सर में दर्द होने लगता था। ठीक है? तो इस माध्यम से पाया गया कि ये सबसे पहले कहा क्यूबा में 2016 में, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया कि ये जो लक्षण है ये हवाना में पहली बार देखे गए, तो इसलिए हवाना सिंड्रोम के नाम पर रख दिया गया। हाल फिलहाल में फिर से सुर्खियों में 2021 में क्यों आया और खासकर अभी क्यों आया? क्योंकि ये अधिकारी जब भारत, मतलब कि अमेरिका के कुछ अधिकारी जो है वो जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि भारत में भी इस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? हवाना सिंड्रोम के। क्लियर है?
निशा, इंदु, मुकुल, अर्चिता, सभी का स्वागत। अगला प्रश्न, आपदा मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके योजना के तहत आपदा के दौरान राहत कार्य के लिए विदेशों से प्रशिक्षित लोग बुलाए जाएंगे, पहला प्रश्न। दूसरा ऑप्शन, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और ये पूरे सप्ताह के प्रश्न है, पिछले मंडे से लेकर सैटरडे तक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न आप लोगों के, और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा, है ना। तो दोस्तों समय समाप्त हो चुका है। जिन्होंने कहा बी यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। और यहां मुकुल और रितु विश्वकर्मा ने सही उत्तर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में 350 जिलों में आपदा मित्र परियोजना योजना की शुरुआत कर रही है। और ये योजना जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। और इस क्षेत्र को आपदा के लिहाज से जो है वो काफी संवेदनशील जो क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना, वहां इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और संवेदनशील क्षेत्र में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें आपदा के दौरान जो है वो इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि वो आपदा जब आए तो वो क्या कर सके, वहां अपना सहयोग दे सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। नाम से समझ में आया, आपदा मित्र, यानी कि ऐसे लोगों को मित्रवत ट्रेंड करना है जो आपदाओं में अपना सहयोग दे सकें। सुषमा सिंह, गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न, हाल ही में इंस्पायर समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, यह क्या है? ठीक है ना, इंस्पायर, अभी समाचार में आपका ये न्यूज चल रहा था, इंस्पायर, आपको बताना है क्या है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सक्रिय विश्वविद्यालयों का एक संघ। दूसरा है अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक योजना। तीसरा है दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना। चौथा है विधवा कल्याण के लिए सक्रिय एक गैर सरकारी संगठन। आपको बताना है क्या है ये। स्वाति शर्मा, गुड मॉर्निंग। और आपका समय शुरू हो गया मेरे मित्र। इंस्पायर जो समाचारों में था, आपको बताना है क्या। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाली हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, मैं बहुत ही ओपनली इस बात को कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, क्योंकि हिंदी मीडियम का जिस प्रकार से रिजल्ट डाउन होते जा रहा है और हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर्स का काफी अहम रोल है। तो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो द हिंदू नहीं पढ़ पाते, जो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते या नहीं पहुंच पाता या समझ नहीं पाते, उनके लिए जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक हम क्या करते हैं कि इन सारे समाचारों का संकलन, प्रत्येक दिन के समाचारों का संकलन और उसका हिंदी में अनुवाद करके आप सभी के साथ जो है चर्चा करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ सकें और आपकी जो आगामी परीक्षा है उसमें अपना आप लोग बेहतर प्रयास कर सकें। और संडे को हम क्या करते हैं, संडे को जो है वीकली करंट अफेयर्स यानी कि सप्ताह भर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंस्पायर जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। इंस्पायर क्या है ये, तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए काम कर रहे विश्वविद्यालय का एक संघ है, जिसका पूरा नाम क्या है, इंस्पायर का इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ये अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत अगर हम बात करें तो पृथ्वी और अंतरिक्ष मौसम अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष जाने की योजना है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो इंस्पायर सेट 1 और इंस्पायर सेट 7 तक पूरी श्रृंखला जो है शामिल है। इंस्पायर के तहत विकसित इंस्पायर सेट 1 ट्यूब सेट सैटेलाइट लॉन्च के लिए जो है वो तैयार है, ऐसी अभी सूचना है। सुधीर कुमार, प्रणाम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय,
चुनाव आयोग विधायिका के पीठासीन अधिकारी को संबंधित पार्टी के प्रमुख को। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है प्रश्न लेट मिल रहे होंगे, आप लोग अपना उत्तर देते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं उसके आगे आप लोग क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। जैसे अगर आप तीसरा का दे रहे हैं तो तीसरा का ABCD, चौथा का दे रहे हैं तो चौथा का ABCD, ऐसे कर दीजिएगा और अपना प्रयास करते रहिए। बाकी सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं या मुझे पता नहीं है, तो भी आप लोग बने रहिएगा, है ना, और उसके उत्तर जानते रहिएगा। जब उत्तर आप सुनते रहेंगे तो आप लोग को वो टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून में ABC या D, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है सही। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की जो अयोग्यता लेने का जो फैसला है वो किसके पास है, विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास जो है ये फैसला होता है। और 52 संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है 1 मार्च 1985 को, आपको याद होगा इसके ऊपर हम लोग कई बार हमने चर्चा भी की थी, आया राम गया राम, है ना, कांग्रेस में उस समय 1985 राजीव गांधी का एक समय था जब हम देखते थे कि कोई भी विधायक पता चलता था आज इस पार्टी का है कल उस पार्टी का। हरियाणा के एक विधायक जी थे जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो 3-4 बार इन्होंने पार्टी परिवर्तन कर लिया। उनका नाम था क्या, गयाराम। और इसी पे पूरा का पूरा जो है ये एक मजाक के लहजे में लोग कहते हैं आया राम गया राम। ठीक है, तो उस समय जब देखा गया कि पार्टी के अंदर अगर विधायक और सांसद अगर स्थिर ना हो तो पार्टी जो है कमजोर है और पार्टी किसी भी प्रकार के कठोर निर्णय नहीं ले सकती है। पार्टी के जो सांसद हैं विधायक वो क्या कर सकते हैं कि सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए क्या कर सकते हैं, कभी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, कभी किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों 52 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1 मार्च 1985 को, और ये जो है आपका 10वीं अनुसूची के रूप में इसे शामिल किया गया। और ये कानून जो है वो आपके संसद और राज्यों की विधानसभा दोनों पे लागू किया गया और कहा गया कि कोई भी विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसी दूसरी पार्टी को अगर समर्थन करता है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से यानी कि दल बदल प्रक्रिया के माध्यम से उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। हाल फिलहाल में हमने देखा कि फिर से इस सप्ताह जो है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो बन गया आपका क्या, करंट अफेयर्स का न्यूज, है ना। स्वप्निल श्रीवास्तव, अस्मिता सिंह, रूबी रानी, स्वागत है। अगला प्रश्न, आकाश प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हाल ही में DRDO के द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, A, B, C या D। और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि रोज सुबह 9 बजे जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, काफी डिटेल में होती हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। और शाम को 4 बजे हम लोग जो है वो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो देख रहे हैं, जिससे हमारा प्रयास है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। और अपने सारे मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करते रहिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। अच्छा, नेटवर्क इशू है क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन से बड़े घनघोर वर्षा जो है वो पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हो रहा है। क्या आप लोग के भी क्षेत्र में जो है वो इंद्रदेव जो हैं वो बरस रहे हैं, है ना? आप लोग के क्षेत्र में भी स्थिति क्या ऐसे ही है? खूब वर्षा हो रही है 3 दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा। तो दोस्तों 5वां प्रश्न जो है इनका, जिन्होंने भी उत्तर दिया सी यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है और आकाश प्राइम मिसाइल जो है वो फिर से सुर्खियों में एक, ठीक है ना। और ये जमीन से हवा यानी कि सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है और DRDO के द्वारा इसका जो है वो परीक्षण जो है वो आपका किया गया। तो आकाश मिसाइल का ये जो नया संस्करण है जिसका नाम रखा गया है आकाश प्राइम, ये DRDO की अगर हम बात करें दोस्तों तो सफलतापूर्वक जो है इसका परीक्षण किया गया और ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश प्रणाली के मुकाबले आकाश प्राइम जो है इसकी सटीकता जो है वो पहले से बेहतर है और इस लिहाज से इसको डिजाइन भी किया गया है कि 99.999% चांसेस है, ठीक जो है ना, कि ये जो है जाके आपका जो
स्थान है, जो निश्चित स्थान है, उसी पर जाकर प्रहार करेगा। दोस्तों ये जो मिसाइल है आपका आकाश प्राइम मिसाइल, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले आकाश का 5वां पढ़ा था, आकाश 5 पढ़ा था, लेकिन ये आकाश 5 नहीं, उससे भी उन्नत है आकाश प्राइम। दोस्तों ये जो मिसाइल है ये स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी इसके अंदर जो है उपकरण लगाया गया है, और इसमें काफी सारे सुधार भी किए गए हैं, जिसके माध्यम से जो है ये ज्यादा ऊंचाई पर और कई जगह पर कम तापमान वाले क्षेत्रों में या किसी भी प्रकार की वातावरण हो तो उसमें क्या है अपनी विश्वसनीयता और अपनी सटीकता जो है वो बनाए रखे। ठीक है दीपू कुमारी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई 3 दिन से जो है वो घनघोर वर्षा हो रही है ना। 3 दिन से, पता नहीं, हो सकता है आपके यहाँ का यार नहीं रूठा होगा, यहाँ किसी का यार रूठ गया होगा, है ना, है ना। अच्छा, यार हंस रहा है, यार यहाँ किसी का यार हंस रहा होगा, तो इस प्रकार से जो है वो चल रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है। रविंद्र, स्वागत है। निम्नलिखित में कौन सी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग, बनिहाल काजीगुंड सुरंग, अटल सुरंग। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ABC हेड। और फटाफट शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। सप्ताह भर के 50 प्रश्न जो है, अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न इस सप्ताह के, इस पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है? ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग, बनिहाल काजिंगुड सुरंग, ये अटल सुरंग। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है ना। जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहर और बनिहाल काजिद गुंद सुरंग जो है, ये 3 सुरंग जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये सुरंग आपके चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये 9 किलोमीटर लंबी है। जबकि बनिहाल कांजीगुट सुरंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पंजाल रेंज में 8.5 किलोमीटर लंबी जो है वो सड़क सुरंग है। जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है। इस सुरंग की लंबाई जो है वो 2.85 किलोमीटर है, और यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच में वर्ष भर सड़क संपर्क की सुविधा को प्रदान करने के लिए बनाया गया। अटल सुरंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये सुरंग का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए इस सुरंग का जो है वो निर्माण किया गया। ठीक है, तो 3 सुरंगों पे हमने बात की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में जो है GI टैग मिला है? तिरुपति की लड्डू, गमोसा, समोसा नहीं गमोसा, शाही लीची और काल नामक चावल। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अश्मिता, जानवी, दीपू, प्रदीप, ऋतु, गुलजारी, मुकुल, सुषमा, रूबी, रविंद्र, स्वाति। ठीक है ना। और जिनका नाम नहीं ले पाया क्योंकि वो कमेंट देख नहीं रहे, तो जिनके कमेंट मुझे शो हो रहे हैं सामने, है ना, वो ऐसे नाम ले ले रहा हूं। ठीक है, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रश्न जो है वो पसंद आ रहे होंगे। तो प्रश्न आ रहे हैं, पसंद आ रहे होंगे तो संडे का दिन है, और आज कॉलेज नहीं गए होंगे, स्कूल नहीं गए होंगे, कई सारे जॉब में भी आज छुट्टियां होंगी, तो कृपया करके एक बार धड़धड़े से शेयर कर दीजिए आप लोग अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड के साथ। अगर व्हाट्सएप का स्टेटस बना सकते हैं तो व्हाट्सएप का स्टेटस बना लीजिए, है ना। कभी हमें भी अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बनने का मौका दिया कीजिए, है ना। आपके व्हाट्सएप पे तो पता नहीं कितने लोग स्टेटस बन जाते हैं, तो कभी हमें भी मौका दे दीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे हम भी स्टेटस बन जाए। बन सकते हैं तो बना दीजिए फटाफट, व्हाट्सएप का स्टेटस शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और आप लोग जैसे कॉलेज वाले जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे या कॉलेज का ग्रुप होगा, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, अच्छा ये कुल मिला के ये जो सेशन है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कर सकते हैं शेयर, है ना। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी, यानी कि चारों के चारों, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अंजलि, अमरजीत, स्वागत। तो ये चारों के चारों की अगर हम बात करें, तिरुपति लड्डू है, गमोसा है, शाही लीची है और काल नमक चावल है, ये सभी के सभी जो हैं इनको GI टैग मिला है। GI टैग का मतलब क्या होता है?
जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, और इसके माध्यम से क्या होता है, किसी निश्चित स्थान के बारे में जो है उसके विशिष्ट वस्तुओं की जो है वो पहचान की जाती है। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों को कि व्यापार संबंधित पहलुओं का ये क्या है, एक हिस्सा है, यानी कि ट्रिप्स का क्या है, ये हिस्सा है। और इसका जो पंजीकरण है यानी कि भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो पंजीकरण है, ये 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है ना। और ये टैग क्या करता है कि देशों में कोई देश है, वहां के किसी स्थान विशेष की कोई पहचान है, ठीक है, तो उसकी पहचान को क्या होता है, उससे बढ़ावा दे मिलता है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फलाना जगह का, जैसे हम कहते हैं इलाहाबाद का अमरूद हो गया, है ना, या हम कहेंगे कि यहाँ का आम हो गया, यहाँ की लीची हो गई, यहाँ का मेहंदी हो गया, यहाँ का टेराकोटा हो गया, है ना। तो ये क्या होता है कि वो विशेष स्थान का जो है विश्व स्तर पे जो है पहचान मिलाता है, जीआई टैग। तिरुपति लड्डू जो है वो आंध्र प्रदेश का है, गमोसा जो है आसाम में, शाही लीची जो है बिहार मुजफ्फरपुर, काला नमक चावल जो है उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ उत्पाद हैं। ठीक है ना। हाल ही में अगर हम बात करें तो असम की जुडूमा, तो जुडीमा क्या है, जुडीमा जो है चावल से बनाई गई एक प्रकार की शराब है। क्या है, चावल से बनाई हुई एक शराब है, वाइन राइस है, जिसको जीआई टैग हासिल करने वाला पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब ये बन गई है। पारंपरिक शराब यानी कि चावल के माड़ से जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है ना। तो ये आपके आसाम में जो ये चावल बनाई जा रही है जिसका नाम है जोडेमा, इसको भी क्या किया गया है, जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा मेडिसिन पेटेंट पूल किस संस्था से संबंध है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। कृष्ण, दीपू, रूबी, मुकुल, गुलजार, अमरजीत, जानवी, अंजलि। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, मेडिसिन पेटेंट पूल। ठीक है ना, किस संस्था से संबंध है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और मेडिसिन पेटेंट पूल जो है वो संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो निम्न और मध्यम आय के देशों को जीवन रक्षक दवाएं जो है वो पहुंचाता है। नाम से समझ में आ रहा है, मेडिसिन पेटेंट पूल। ठीक है ना, नाम से ही आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो ये क्या करता है कि जो भी गरीब देश हैं या जो भी देश ऐसे हैं जो कि मध्यम आय वाले देश हैं, उनको क्या करना है, आपको दवाइयों का जो कि आवश्यक दवाएं हैं, ठीक है ना, जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, जैसे कैंसर की दवाई हो गई, जैसे और भी जो बीमारियां हैं जो कि उसके लिए जो ये दवाई, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है वो एमएसपी ने यानी कि मेडिसिन पेटेंट पूल की अगर हम बात करें, एमपीपी ने, तो इसने जेनरिक दवा निर्माण और नए फॉर्मुलेशन के लिए विकास को प्रोत्साहित किया है। और इसके लिए इस पूल के नागरिक समाज, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग, रोगी समूह, अन्य हितधारकों को साथ में जो है साझेदारी करके ये चलाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस संगठन के एक्सटर्नल एडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया है, आर्कटिक परिषद, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। अंजलि, प्रदीप, सुधीर, स्वाति, जानवी, अमरजीत। हाल ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को किस संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया, आर्कटिक परिषद, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही, डी जो है आपका राइट आंसर है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग को वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
कि आम सम्मेलन में अगले बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में जो है चुना गया है, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा। 6 वर्षों तक ये अपना कार्यकाल करेंगे, यानी कि 2022 से लेकर 2027 तक जो है इनका कार्यकाल होगा। ऐसा नहीं कि भारत ने ही इसके लिए दावेदारी की थी, काफी सारे देशों ने इसके लिए दावेदारी की थी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो IAEA आम सम्मेलनों में भारत को काफी ज्यादा जो है वो समर्थन भी मिला है। कैग के बारे में बात करें दोस्तों, तो कैग जो है वो संवैधानिक संस्था है आपकी, जिसको कि भारत के अभी संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है वो कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा संबंधों के बारे में जो है वो चर्चा की गई। आर्टिकल 149 में जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या शक्तियां होंगी, उसके ऊपर चर्चा की गई। तो देखिए, दो प्रश्न बन गया, एक तो है कहां से है, दूसरा अगर कैग जो है तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है जिसमें कैग की चर्चा की गई है, या कैग के कार्य और कर्तव्यों के बारे में जो है वो चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149 आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए PLI योजना मंजूरी दी गई? क्या PLI? ऑटोमोबाइल उद्योग, खाद्य उत्पाद, दूरसंचार उद्योग। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा सी, यानी कि तीनों के तीनों, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और PLI योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने इस पर एक कठोर प्रयत्न किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि घरेलू विनिर्माण, यानी कि डोमेस्टिक आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस हिसाब से बनाया जाए कि विश्व स्तर पर जो भी उसको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है ना, उस कंपटीशन में जो है वो लड़ सके, उस कंपटीशन में जो है वो फाइट कर सके। दोस्तों, PLI योजना के लिए जो केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान जो है इसको कुल 13 क्षेत्रों के लिए लाया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रौद्योगिकी उत्पाद, वस्त्र उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य उत्पाद, दूरसंचार आदि को शामिल किया गया है। और ये जो है योजना जो है, जो भी संबंधित मंत्रालय होंगे वो इसका क्रियान्वयन करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डेज, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 27 सितंबर, 19 जुलाई या 22 अप्रैल? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 27 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद जो है जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो सेक्टर कौन सा था? आपका पर्यटन का सेक्टर था। और श्रीलंका के अगर हम स्थिति देखें हाल फिलहाल में, श्रीलंका हम जानते हैं कि उसका जो आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? पर्यटन है। तो जिस प्रकार से कोरोना में लगभग 2 साल से वैश्विक पर्यटन जो खामियाजा भुगत रहा है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं भुगत रहा, भारत बहुत ज्यादा भुगत रहा है। क्योंकि जब वैश्विक पर्यटन होता है तो फॉरेन एक्सचेंज जो है, विदेशी मुद्रा जो है, उसमें वृद्धि होती है जब विदेशों से लोग आते हैं, ठीक है, जब यहाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि काफी सारे जो हैं डिमांड्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का हम देख रहे हैं कि इससे नुकसान पहुंचा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर? आपको बताना है राइट आंसर क्या है।
T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? विराट कोहली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप सभी को बताइए। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा विराट कोहली, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और विराट कोहली 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मैच हो रहा था उसमें इन्होंने T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और विश्व क्रिकेट में कोहली ऐसा कारनामा करने वाले अगर हम बात करें तो पांचवें खिलाड़ी हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने यह कारनामा कर लिया। ठीक है ना। भारत की तरफ से कोहली के बाद T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग जो है प्रदान किया गया? पंजाब, दिल्ली, बिहार या राजस्थान? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया? और दोस्तों बिल्कुल राजस्थान, जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर जो है सही है। और राजस्थान जो है इसकी जो सोजत मेहंदी है उसको सरकार से भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है और GI टैग उत्पाद निर्माता के उच्च मूल्य प्राप्त करने में इससे क्या होगा? मदद मिलेगा। ठीक है ना। इसके पहले GI टैग क्या है, भौगोलिक संकेतक क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। अगला प्रश्न है, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल राम सिंह, एयर मार्शल राहुल सचदेवा, एयर मार्शल संदीप सिंह और इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। आकाश कुमार, स्वागत। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ क्लास के लिंक को जो है वो शेयर कर चुके होंगे, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना चुके होंगे, अपने जो भी एजुकेशनल ग्रुप है जो आप लोगों ने अपने लिए क्रिएट किया होगा वहां आप लोगों ने क्रिएट कर दिया होगा, है ना। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। हो सकता है कि आप लोग मेरे उम्मीद पे खरे उतर भी रहे होंगे, है ना। दोस्तों जिन्होंने भी कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। एयर मार्शल संदीप सिंह जो है राइट आंसर। और एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल जो इसके पहले आपके जो VR चौधरी थे, जो कि इनके स्थान पर अगर हम बात करें तो एयर मार्शल संदीप सिंह जो बनेंगे। चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना का प्रमुख का जो है वो पदभार जो है वो संभालेंगे। ठीक है ना। और एयर मार्शल संदीप सिंह 22 दिसंबर 1983 को लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? 3,000 अरब डॉलर, 2,000 अरब डॉलर, 4,000 अरब डॉलर या 7,000 अरब डॉलर? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। A, B, C या D। केंद्रीय मंत्री। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा B, 2,000 अरब डॉलर, और सभी के उत्तर जो है वो सही है। और इन्होंने भारत के वर्ष 2030 तक 2,000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य किया है। जिस प्रकार से देश में इकोनॉमी में नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार से इंडस्ट्री नई चीजों को अपना रही है, ठीक है ना, कई सारी नई चुनौतियां जो है वो पैदा हो रही हैं। इसको देखते हुए जो है भारत को न सिर्फ ज्यादा संख्या में बल्कि अधिक बड़े बैंकों की भी जरूरत इसके लिए पड़ेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? बिहार का, पंजाब का, उड़ीसा का या तमिलनाडु का? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? निम्न में से कौन सा राज्य?
पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की? तो दोस्तों जिन्होंने कहा उड़ीसा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और उड़ीसा जो है 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो है FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और मुख्यमंत्री जो हैं उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित जब किया था नवीन पटनायक ने, उन्होंने कहा कि हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार को 2 महीनों में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया था। लखनऊ ने 2016 का जो टूर्नामेंट था उसकी मेजबानी की थी। अब जो है वो उड़ीसा करेगा, यानी कि इसके पहले उत्तर प्रदेश जो है वो 2016 का कर चुका है, अब कौन करे? उड़ीसा करे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? नेपाल ने, जापान ने, जर्मनी ने या चाइना ने? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी चाइना, वो सभी के उत्तर जो है सही है। चीन जो है आपका राइट आंसर। और चीन ने जो है वो केंद्रीय बैंक, जो चीन का केंद्रीय बैंक है, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन सहित जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है ना, ये एक आभासी मुद्रा है ना, वर्चुअल करेंसी है, ये किसी भी प्रकार से नोट और ये सब नहीं है, वर्चुअल करेंसी है, ठीक है ना। तो इन्होंने, चीन ने क्या कहा कि जो भी आपकी वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जिसको कह रहे हैं, ठीक है ना, चीन जो है हर प्रकार की वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को क्या करेगा? डिजिटल जो मनी है उसके प्रयोग को जो है अपने यहाँ जो है उसको रोकेगा। और चीनी बैंकों के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी को संभालने पर सीधे पूरा क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लान डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियां जोड़ी हैं? 267, 367, 170, 407? आपको बताना राइट आंसर क्या। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लान डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों, कितने मतलब वनस्पतियां हैं, उनकी जो प्रजातियां, नई प्रजातियां जिनको जोड़ा है, आपको बताना है। 267, 367, 170, 407? दोस्तों जिन्होंने कहा 267, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और 267 नई प्रजातियों को जो है इसमें जोड़ा है। और इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों के अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की इसके लिए मांग भी की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई? पूर्णिमा तिवारी, कोमल तिवारी, मनोज अग्रवाल, प्रमोद सचदेवा? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई? पूर्णिमा तिवारी, कोमल तिवारी, मनोज अग्रवाल, प्रमोद सचदेवा? और आपका समय शुरू होता है। और ये पूरे सप्ताह भर का करंट अफेयर्स है जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो सब, है ना। मंडे से सैटरडे जो क्लासेस जो चलती हैं वो हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसका स्रोत जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे अंग्रेजी के समाचार पत्र या अंग्रेजी के मैगजीन होते हैं, जिसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे मदद मिल सके। संडे को फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल हर प्रकार के क्वेश्चन का एक मिक्स होता है, जिसके माध्यम से पूरा प्रयास होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्ट पे भी आपकी जानकारी हो, आपकी पकड़ हो कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको मदद मिले। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए पूर्णिमा तिवारी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जो जिम्मेदारी है वो पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की। 16
द्विवार्षिक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का जो आयोजन है वो पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक के बीच में हो रहा है। और ये जो है पोलैंड के कोटोवाइस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो विषय होगा वो होगा इंटरनेट यूनाइटेड। ठीक है ना। पूर्णिमा तिवारी जो है वो 30 अम्बेसडर में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? एक्सिस बैंक, आरबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। 20वां प्रश्न। टॉप 50 प्रश्नों पर हम लोग की चर्चा है आज की। रविंद्र, प्रदीप, मुकुल, सुषमा, रूबी, सुधीर, दीपू। देखते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या है। तो आरबीएल बैंक जो है वो आपका राइट आंसर है और भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है आरबीएल बैंक के ऊपर जो है वो नियामकीय जो भी अनुपालन है उसमें जो उनकी खामियां हो रही तो उसके चलते जो है इनके ऊपर ये कठोर कदम उठाया और इसके ऊपर जो है ये कदम उठाते हुए जुर्माना लगाया है। सहकारी बैंक के नाम पर 5 बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, किरण खेर या नीमाबेन आचार्य। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? प्रज्ञा ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, किरण खेर या नीमाबेन आचार्य। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी नीमाबेन आचार्य वो सभी के उत्तर जो है वो सही, और ये भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं जो गुजरात विधानसभा की सर्वसम्मति से अगर हम बात करें तो ये इन्हें अध्यक्ष का चुनाव किया गया है इन्हें। और ये अगर हम बात करें तो गुजरात में पहली बार कोई महिला है जो कि विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इसके पहले राजेंद्र त्रिवेदी जो थे उन्होंने 16 सितंबर को जो है अपना इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले राजमंडल में शामिल होने के बाद जो है ये अध्यक्ष का पद जो है वो आपका खाली हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? जोस बटलर, सैम बिलिंग्स, मोइन अली, आदिल रशीद। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा सी मोइन अली वो सभी का उत्तर जो है सही, और इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट से जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। और मोइन अली 7 साल पहले जो है 12 जून 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे जो टेस्ट कैरियर से अपने जीवन की शुरुआत की थी टेस्ट क्रिकेट में, और इंग्लैंड के लिए वो अभी तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 2914 रन बनाए हैं और 195 विकेट लिए हैं। 150 रन नाबाद जो है वो उनका सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी? इटली, जापान, रूस या चाइना? आपको बताना है राइट आंसर क्या। तो दोस्तों जिन्होंने कहा इटली, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को जो है वो अपने यहाँ मान्यता दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे निर्मित किया गया था। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो इटली ने इसे मान्यता दी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 28 सितंबर, 15 मार्च या 20 जुलाई? आपको बताना है राइट आंसर क्या। विश्व रेबीज दिवस। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 28 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और 28 सितंबर को जो है वो विश्व रेबीज दिवस जो है वो मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2007 से की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय अभियान ये जो है ये कुल मिला के रेबीज के खिलाफ जो प्रतिकूल प्रभाव है और इससे जो पीड़ित होने वाले लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक फैलाना और इस बीमारी के रोकथाम में जो पहल की जा सकती है उसे करने के लिए इसे विश्व रेबीज दिवस जो है इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? 14 सितंबर, 12 सितंबर, 24 सितंबर या 28 सितंबर? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 24 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और भारत सरकार ने जो है 24 सितंबर को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्रों का एक नक्शा जारी किया है। और इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिससे डीजीसीए के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जो है ये आपका प्रेस विज्ञप्ति जो है वो उपलब्ध है। ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि काफी लाभ पहुंचा सकता है। इसमें हम खनन के क्षेत्र में, कृषि निगरानी के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचा के निर्माण के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में, रक्षा में, भूस्थानिक मानचित्रण में और कानून परिवर्तन आदि के मामले भी देखें तो हम इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। आनंद, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो 24 सितंबर को जो है ये जारी किया गया। दोस्तों अभी 25 प्रश्न और बचे हुए हैं। अभी हम लोगों ने केवल 25 प्रश्न किए हैं। 50 प्रश्नों की सीरीज है। उसके पहले ये कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि दोस्तों इसमें आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, और ये क्रैक यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस करने को मिलता है अनलिमिटेड लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करना क्या है दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल पे अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने के बाद आप मैनेज गोल में जाकर यूपीपीएससी जो है वो सर्च करें। यूपीपीएससी के माध्यम से आप यूपीपीएससी की, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी कि वो यूपीएससी का पी दे पाए, तो वो यूपीपीएससी के थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस कॉमन है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहां से जाने के बाद मुझे सर्च कर लीजिए अनूप उपाध्याय नाम से और सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जिससे कि सारी क्लासेस की जानकारी आपको टाइम पर मिल सके, सारी क्लासेस आप देख सके। इसके लिए अनलॉक कोड जो है वो आपको याद रखना है। इस अनलॉक कोड का यूज करके आप अनअकैडमी के किसी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, या कोई भी क्लासेस जो हैं जो फ्री क्लासेस हैं किसी भी कोर्स के लिए, आप या आपके आसपास जो भी लोग हों, जो भी स्टूडेंट्स, अगर वो अनअकैडमी का
कोई भी, जैसे आपके आसपास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, तो उन्हें भी कह सकते हैं कि वो कोर्सेज जो हैं वो ट्यूशन जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेट हो गया, आईआईटी हो गया, आईएएस पीसीएस हो गया, बहुत सारे जो एग्जाम हैं वो सभी के लिए जो है ये कोर्सेज जो है काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसका लाभ वो ले सकते हैं। ठीक है। अन अकेडमिक एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देखा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ एसेस कर सकते हैं मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंट कोर्सेज को, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन है। एकेडमिक ऑफरिंग है दोस्तों क्वेश्चन बैंक एक्सपेंशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, मेंस टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर के साथ होंगे, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो चल रहा है, जो कि 27 जून से लेकर 24 अक्टूबर तक चल रहा है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है, जो कि हर सैटरडे को जो है 10 बजे होता है, 1 घंटे का, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। डुअल एजुकेटर सेशन है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, 6 अक्टूबर से चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री मिनी कोर्स जो है 4, 5, 6 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बैच कोर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल का जो बैच है वो चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रैक्टिस कोर्स फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसेट के लिए जो एक बैच स्टार्ट है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए बेसिक फाउंडेशन बैच 12 महीने का स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो आपको 14 अक्टूबर से देखने को मिलेगी, है ना। 14 अक्टूबर से जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम फाउंडेशन बैच होगा, तो जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये क्लासेस जो है काफी हेल्पफुल होंगी। एक्सपेडिशन बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। फी के बारे में बात करें दोस्तों, 24 महीने की फी 13,600 है, 12 महीने की 9,350 है, 6 महीने की 7,650 है, 3 महीने की 4,250 और 1 महीने की 1,700 फी है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या कोड यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करोगे, वैसे ही आप क्या देखोगे कि आपको आपके फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 24 महीने का 12,240, 12 महीने का 8,415, 6 महीने का 6,825, 3 महीने का 3,825 और 1 महीने का जो है 1,530 रुपए फी हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसमें घर बैठे बैठे आप बिहार और यूपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा जो है बिहार और यूपी पीएससी की जो है वो तैयारी कर सकते हैं, जिसमें प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जिसमें यूपी बिहार का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो 6 महीने की फीस 7,960 है, 12 महीने की फीस 10,620 है, और इसके लिए आप अगर कोड यूज करते हैं अनूप 10 तो यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बग्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास पे कोई भी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं, कोई भी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, कुछ भी ऐसा कहा जा रहा है जो कि गलत है, जो कि सैद्धांतिक रूप से भी गलत है, आपको लगे कि किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा के खिलाफ जो है वो भेदभाव भी उत्पन्न कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लेम कर सकते हैं, और आपका क्लेम अगर सही होगा तो अनअकैडमी उन एजुकेटर के खिलाफ जो है वो दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा, और साथ में ही आपकी अगर बातें सही होंगी तो एजुकेटर्स लर्नर्स को जो है वो अवार्ड भी देगा। ठीक है, तो या कोई भी ऐसी चीजें जो गलत भी पढ़ाई जा रही है तो आप इस पर बात अपनी आवाज उठा सकते हैं। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन है दोस्तों अनअकैडमी में, जिसपे स्पेशल सेशन आप कर सकते हैं। आज की स्पेशल सेशन की बात करें तो आज से 11 बजे से जो है वो हिस्ट्री का सेशन, मैं हिस्ट्री एमसीक्यू का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 11 बजे के समय का यूज किया जाए। रात को 9 बजे आप लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन जो है ये आप लोग कर ही रहे हैं, है ना, रोज रात 9 बजे, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग की डिमांड है कि यूपी स्पेशल पर सेशन स्टार्ट किया जाए, तो इसको भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। इसके लिए मात्र 6 से 7 दिन की क्लासेस की जरूरत है, जिसमें यूपी के जो है वो टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करें, है ना। तो ये भी हम कर लेंगे। तो इसके लिए जो है मैं डेट जो है आपको बता दूंगा। इसके लिए जो फ्री क्लासेस के लिए आपको बस एक कोड का यूज करना है, आपका कोड है अनूप 10, इसका यूज करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करके आप ये सारी फ्री क्लासेस का लाभ उठाएं। चलिए आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे के प्रश्नों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों पे हम आए उसके पहले अगर अभी तक आपने क्लासेस को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, कि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके, है ना। एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए कृपया करके, है ना। चले अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने या स्विट्जरलैंड में? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी जेड।
प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आपके दिमाग में। फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक, देखिए राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा स्विट्जरलैंड, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और 26 सितंबर 2021 को जो है एक जनमत संग्रह हुआ कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और उस जनमत संग्रह में अगर हम बात करें तो 2/3 लोगों ने जो समलैंगिक विवाह को जो है वो नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के लिए अधिकार को वैध बनाने की अपनी सहमति प्रदान की। जब इन्होंने सहमति प्रदान की तो स्विट्जरलैंड सरकार ने जो है वो समलैंगिक विवाह को जो है वो वैध घोषित किया। ठीक है ना। और जैसे ये घोषित किया तो अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड भी जो है वो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एक देश बन गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दिल्ली, पंजाब, बिहार, गुजरात। आपको बताना राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। ठोको ताली। पता ही है इसमें ताली कहाँ ठोकी जा रही है ना। तो किस राज्य में पूरा ये सब। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा पंजाब, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। पंजाब जो है राइट आंसर है। तो पंजाब में जो हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद नए मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से काफी सारे मंत्री जो है वो इस्तीफा देने का जो है एक क्रम लग गया। उसके बाद जो है पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कौन, नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 29 सितंबर, 15 मार्च, 12 अगस्त, 10 अप्रैल। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अलका तिवारी, मुकुल, रूबी, सुधीर, गुलजारी लाल, ऋतु विश्वकर्मा, दीपू। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं जिन्होंने भी कहा आपका 29 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो राइट है। 29 सितंबर को दोस्तों विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और हृदय आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना, दोनों रूप में, है ना। ठीक। तो हृदय जब है वो क्या करता है, आपको पता है कि ब्लड को जो है वो पंप करता है। ठीक है। और अगर ये ना रहे तो आपको पता है क्या दिक्कत है। और इस समय हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सभी की जो लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार से जी रहे हैं, जो खान पान है, इसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि हृदय जो है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। और हृदय में यंग में आप देखिए काफी सारे आपको देखने को मिल रहे हैं कि हार्ट अटैक, है ना, की समस्या आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा कि कुछ अभिनेताओं की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिन जो कि काफी फिजिकली एक्टिव रहते थे या जो भी चीज़ है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो खराब लाइफ स्टाइल है, अवसाद भरी जिंदगी है, उठने सोने का कुछ टाइम नहीं है, तो इसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि ये समस्याएं जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही। ठीक है। तो लोगों को हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, और केवल ये भारत में ही दोस्तों, विश्व स्तर पर हम देखें तो हृदय जो है उससे संबंधित काफी सारी बीमारियां जो हैं वो याद हो चुकी हैं इस समय। ठीक है। तो लोगों को जागरूक करना और इसके प्रति किस प्रकार से सचेत रहना है, इसके लिए जो है वो विश्व हृदय दिवस जो है वो हर साल जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। जय हिंद का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया? 40, 25, 35 या 45। आपको बताना राइट आंसर क्या, ए, बी, सी या डी। इसके बाद 21 और प्रश्न है। टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो आप लोग के साथ चल रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाए क्योंकि समय समाप्त हो चुका है।
लेकिन वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करना आवश्यक है, तो हम लोग स्पीड बढ़ा के उसको कवर कर लेते हैं, है ना। और अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया होगा कृपया करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 35, वो सभी के उत्तर जो है सही। और 28 सितंबर 2021 को 35 फसलों के, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित की गई थी, इन फसल किस्मों को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया। और ये जो किस्में हैं वो आपके जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने में जो है वो सक्षम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया? 15 अक्टूबर, 10 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 अक्टूबर। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है ना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया? 15 अक्टूबर, 10 नवंबर, 31 दिसंबर और 31 अक्टूबर। और दोस्तों ये क्लास जो है वो हर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे प्रमुख समाचार पत्र और जो भी आपके मैगजीन है जो कि इंग्लिश में आते हैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपके साथ विश्लेषण करते हैं, जिससे कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं, चाहे आपकी यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहां करंट अफेयर्स का काफी अहम रोल है, वहां आपको काफी ज्यादा इससे मदद मिलेगी। तो हर सुबह 9 बजे सोमवार से शनिवार हम लोग डिटेल्ड में जो है वो करते हैं, और हर संडे जो है हम लोग क्या करते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स में पूरे वीक भर का जो करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 31 अक्टूबर जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर जो है सही है। और नागरिक उड्डयन निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध जो है 31 अक्टूबर तक लगा दिया है। ठीक है ना। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 30 सितंबर तक था, लेकिन एक महीना और जो है उसको बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022, 1 मार्च 2022 या 1 सितंबर 2022? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है दोस्त अब। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 1 जनवरी 2022 वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और 1 जनवरी 2022 तक जो है वो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में जो है वो पटाखों पे बिक्री और आतिशबाजी पर, ठीक है, वो पूरी तरह से बिक्री पे भी और फोड़ने पे भी, दोनों पे क्या किया है, रोक लगा दी है। और ये कोविड 19 के जो मामले बढ़े थे उसके बाद जो है, क्योंकि हमने देखा था कोविड 19 के जो मामले बढ़े थे उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, श्वसन की समस्या थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो समस्या देखने को मिली थी। तो इस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया था। और दिल्ली की स्थिति आपको पता ही है कि दिल्ली में हमें ये समस्या सबसे ज़्यादा और क्यों झेलने को पड़ती है। ठीक है, तो दिल्ली में आपको पता ही कि प्रदूषण की समस्या काफ़ी, खासकर ठंडियों के दिन में वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखों में जो है वो जलन पैदा होने लगता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जॉर्डन हेंडरसन, रोजर हंट, हैरी कैन या रियो फर्डिनेंड? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है अब। इंग्लैंड के विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जॉर्डन हेंडरसन, रोजर हंट, हैरी केन या रियो फर्डिनेंड? आपको बताना है राइट आंसर क्या, फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दिया, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो अपने सारे मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 11 बजे से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों स्पेशल पर, यानी कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जो है वो आपका हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप 11 बजे सभी लोग जो है वो जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग उस क्लास को भी इंजॉय कर सकें। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने कहा रोजर हंट वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और इंग्लैंड के विश्व विजेता फुटबॉलर रोजर हंट का जो है हाल फिलहाल में निधन हो गया, और वो उनकी जो उम्र थी वो 83 साल जो है वो उम्र थी। राधे श्याम, स्वागत है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया? पंजाब, बिहार, झारखंड या हरियाणा? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया? पंजाब, बिहार, झारखंड या हरियाणा?
तो दोस्तों जिन्होंने कहा हरियाणा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही, हरियाणा राइट आंसर है। और हरियाणा ने जो है ये प्रतिबंध जो है 1 साल के लिए जो लगा था उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और हरियाणा में किसी भी प्रकार का गुटखा या पान मसाला का जो निर्माण है, भंडारण, वितरण जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग को 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया? बिहार ने, झारखंड, उत्तराखंड ने या पंजाब में? आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, किस राज्य सरकार ने, राज्य में जो है के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटन का उद्घाटन किया? ए, बी, सी या डी? और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और उत्तराखंड विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया और इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में जो है वो विकसित किया गया है। यह पामेटम जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ा, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां जो है इसके अंतर्गत शामिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हॉशोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया, जापान, चीन या रशिया? आपको बताना है राइट आंसर क्या। राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हॉशोंग 8 नामक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया है? फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों। जिन्होंने कहा उत्तर कोरिया, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और 28 सितंबर 2021 को अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से हॉशोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, और उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि नवीनतम युद्ध तकनीक है, इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत ने जो है वो पहले ही जो है इसको विकसित कर लिया है। अब उत्तर कोरिया ने भी परीक्षण करके दिखा दिया कि हमारी भी जो शक्ति है वो किसी से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस 2021 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या एक ये आपका 30 सितंबर? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और इसके बाद 14 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। और दोस्तों जिन्होंने कहा 30 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की अगर हम बात करें तो हर साल विश्व समुद्र दिवस जो है 30 सितंबर को मनाया जाता है। और समुद्र दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है कि सितंबर, अच्छा सबसे पहले है कि सितंबर के महीने में क्यों चुना जाता है, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान इसी महीने में अगर हम देखें तो ये विश्व समुद्री दिवस जो है वो 30 सितंबर को मनाने का जो उद्देश्य है वो समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योग, शिपिंग सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए इसको कहा जाता है। अगला है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला वन F1 ड्राइवर बन गए हैं? 150, 100, 200 या 250? आपको बताना है राइट आंसर क्या। लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला वन ड्राइवर बन गए हैं? 150, 100, 200, 250? ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 100, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और लुइस हैमिल्टन जो है वो 100 रेस जीतने वाले फार्मूला पहले F1 जो है वो ड्राइवर बन गए। यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स सीजन में हैमिल्टन की पांचवी जीत थी। जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत है। और ये 2021 के रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 में 26 सितंबर 2021 को सोची ऑटोड्रम में आयोजित की गई थी, जिसमें 2021 के रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 की रेस में 15वीं रेस थी और मर्सिडीज की लुइस हैमिल्टन ने ये रेस जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है ना,
और समय आपका जो है वो शुरू हो रहा है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा उत्तर प्रदेश, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, तो हाल फिलहाल में लखनऊ में मिशन शक्ति 3 का जो है वो तीसरे चरण की जो है वो शुरुआत की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंक से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगे और 3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बौदेत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? ट्यूनेशिया, मोरक्को, तुर्की और ईरान। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ट्यूनीशिया, वो सभी के उत्तर जो है सही। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल के प्राध्यापक, इनको जो है वो, अगर हम बात करें, तो पहला महिला प्रधानमंत्री जो है नामित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 जनवरी 2022, 15 अगस्त 2022, 31 मार्च 2022 या 21 दिसंबर 2022। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ए बी सी या डी। और इसके बाद 10 प्रश्न और बचे, फास्ट स्पीड मोड में इसको कंप्लीट किया जाए। इन प्रश्नों को इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये प्रश्न आपके 24 अक्टूबर के एग्जाम में इसमें से हो सकता है कुछ प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि 1 महीने पहले तक के जो है वो प्रश्न उठा लिए जाते हैं और ये सितंबर के लास्ट के आपके प्रश्न हैं, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट बन गया। दोस्तों जिन्होंने कहा 31 मार्च 2022, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और 31 मार्च 2022 तक डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जो है मंगूलाल का कार्य जो है वो बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों जिन्होंने कहा फ्रांस, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। फ्रांस के साथ जो है ग्रीस ने जो है रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर को रक्षा सौदे में हस्ताक्षर किया है। और रक्षा सौदे में तुर्की के साथ बार बार तनाव के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीति से 3 फ्रांसीसी युद्धपोतों को खरीदने का ग्रीस ने निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी अपने हितों के आधार पर रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, अमेरिका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के विज्ञान के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों जिन्होंने कहा अमेरिका, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और 28 सितंबर को भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को जो है संबोधित करते हुए जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, इन्होंने जो है इसकी बात कही है। और इन्होंने कहा है कि ये
जो संवाद है वो महामारी विज्ञान अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करेगा। साथ में वैक्सीन के विकास, जूनेटिक और वेक्टर जनित जो भी रोग हैं, साथ में स्वास्थ्य नीतियां और स्वास्थ्य प्रणालियों आदि के संबंधित जो मुद्दे हैं उनको इस पर जो है बहुत बेसब्री से उठाया गया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने स्पीड फास्ट इसलिए रखा है कि क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, है ना, क्योंकि समय से काफी ऊपर हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मुस्कान दिवस वर्ल्ड स्माइल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जनवरी महीने के पहले सोमवार, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार, मार्च महीने के पहले मंगलवार या दिसंबर महीने के पहले शुक्रवार? आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी। दोस्तों जिन्होंने कहा 43 का बी अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और ये मनाने का जो विचार है अमेरिका के एक आर्टिस्ट हार्वे बॉल के द्वारा आया था, जो कि स्माइल फेस आइकॉन बनाया था। जिन्हें हम संदेश भेजने के लिए, आप लोग देखते हैं ना, जब कोई मैसेज करता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको रिप्लाई में संदेश भेजते हो। ठीक है, और उसमें आप लोग स्माइल जो भेजते हो, ठीक है, वो स्माइल जो है, वर्ल्ड स्माइल डे की जो शुरुआत है वो इसी से जो है, और कुल मिलाकर इसके माध्यम से है, वो स्माइल के महत्व को समझना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र के सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? सोशल अकाउंटेबिलिटी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या पंजाब? आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? रूबी, मुकुल, राधेश्याम, सुषमा, सुधीर? दोस्तों जिन्होंने कहा राजस्थान, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप को सलाह देने हेतु पूर्व चुनाव आयुक्त राम लुभाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और समिति ने जो है अपना मसौदा 2020 में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो है विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने को लेकर राज्यव्यापी जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। अगला है, निम्न में से किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे जो प्रतिबंध है उनको हटा दिया? नेपाल, चाइना, बांग्लादेश या पाकिस्तान? आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी। निम्न से किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? नेपाल ने, चीन ने, बांग्लादेश ने या पाकिस्तान? तो दोस्तों जिन्होंने कहा नेपाल, और सभी के उत्तर जो है वो सही। और 22 मार्च 2020 से जो है भारत नेपाल बॉर्डर पे जो है प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे कि भारत के जो वाहन लेकर लोग नेपाल जाते थे इस पर रोक लगा दिया गया था कि भारत से जो भी प्राइवेट वाहन आएंगे या मोटरसाइकिल आएंगे वो नेपाल नहीं आ सकते। तो नेपाल सरकार ने क्या कहा है कि अब जो कागजी कार्रवाई है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद जो है वो क्या किया जा सकता है कि भारत के लोग अपने प्राइवेट वाहन से जो है वो नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर टू स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है? पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली या बिहार? आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी। हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी? पंजाब सरकार, तमिलनाडु सरकार, दिल्ली सरकार या बिहार सरकार? मुझे पता है कि स्पीड काफी फास्ट हो रहा है, लेकिन समय की डिमांड है। दोस्तों जिन्होंने कहा दिल्ली सरकार, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम की शुरुआत की थी, ठीक है ना। और लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से करें तो जो राशन की दुकान है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, आनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि जो है राशन सभी को सुलभता से मिल सके। तो इसको मंजूरी प्रदान की है। अगला 47वां प्रश्न है, पेरिस की एक अदालत ने साल 2022 में हुए चुनाव के तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है? ठीक है, कंचन पाल, स्वागत है।
और ध्यान रखिए सुबह 9 बजे जो है ये क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग सुबह 9 बजे से जुड़ जाइए। सोमवार से शनिवार हम लोग पूरा थ्योरी और संडे को पूरा वीकली करेंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए पेरिस में क्या हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा खर्चा कर देंगे चुनाव में, तो आप किसी भी पोस्ट पे हैं आप जेल चले जाएंगे। भारत में तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना राइट आंसर क्या है, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल। 47वां प्रश्न, उसके बाद 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, जिसके बाद हमारा वीकली करंट अफेयर्स के जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 11 बजे हिस्ट्री का जो एमसीक्यू सेशन है उसको आज का शिफ्ट करके कल कर देते हैं, कल से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि समय बचा नहीं है ना। आप लोग भी 9 बजे से जो है वो लगे हुए हैं, तो आज का सेशन शिफ्ट करके कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और रात को 9 बजे वाला जो सेशन है वो चलेगा। क्योंकि लगभग 10:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा एक वर्ष, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और 2012 में जो है इस प्रकार का जो है, जो आपका पेरिस की अदालत ने जो फैसला सुनाया 2012 का, उसको लेकर जो है इस पे है। ठीक है ना, कि निकोलस सरगोजी जो है 1 साल की जो है वो कारावास की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले एक किट विकसित किया है? 20 साल, 16 साल, 22 साल या 25 साल? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और अपने अपने मित्रों के साथ क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं है किया है वो क्लास को लाइक करके, ठीक है ना, कर दीजिए। और शाम को 4 बजे हमारी मुलाकात जो होगी, आलोक पांडे स्वागत है। शाम को 4 बजे हमारी मुलाकात किस में होगी? ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो शाम को 4 बजे भी आप लोग अपनी उपस्थिति जो है वो दायर कीजिए, है ना। और क्लासेस रेगुलर चलेंगी। इधर थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू और कुछ था, इसलिए क्लासेस जो है डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन इधर क्लासेस आपकी सारी क्लासेस रेगुलर होंगी, नंबर ऑफ क्लासेस भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और था प्लस क्लास को लेकर, 9 बजे के टाइम को लेकर कुछ स्टूडेंट जो है, बिल्कुल बिल्कुल ज्योग्राफी एमसीक्यू भी रहेगा रेगुलर। 9 बजे जो प्लस की क्लासेस को लेकर थोड़ा सा कुछ स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज किया कि सर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, है ना। तो एक टाइम मैं देख रहा हूँ, 7 बजे का टाइम मैंने बात किया है। अगर 7 बजे का टाइम अवेलेबल होगा शाम को 7 बजे, तो उस समय अगर हम देखते हैं, जैसे पहले हम लोग की शाम को 7 बजे प्लस की क्लास चल रही थी, अगर वो टाइम अवेलेबल होगा तो शाम को 7 बजे प्लस की क्लासेस को लगाया जाएगा 14 तारीख से। ठीक है ना। और 9 बजे जो आपकी इन्वायरमेंट का सेशन चल रहा है उसको वैसे कंटिन्यू रखा जाएगा, है ना। फिर डिस्टर्ब ना हो, सभी लोग जो है इसको करें। तो एक बार मुझे बस थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए कि मतलब हाँ 7 बजे टाइम फ्री है सर, आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो मैं शेड्यूल करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों जिन्होंने कहा 16 साल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 16 साल के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले किट को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 30 सितंबर या 18 फरवरी? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कित अच्छा सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए, बी, सी या डी। थोड़ा सा सेशन आप लोग पे थोड़ा सा लेट आ रहा हो। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 30 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरम बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षण के संत के रूप में जाना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है? पाकिस्तान ने, नेपाल ने, चीन ने या रशिया ने? ठीक है ना, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या रसिया? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और रूबी रानी कह रहे हैं कि सर अदर स्टूडेंट्स के बात को माने, हमें तो डांटते हैं। अरे भाई मैंने सबकी बातें सुनता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 बजे जो है वो क्लास हो जाएगी, अभी मैंने कहा कि अभी टाइम अगर मिल जाए 7 बजे वाला, अगर स्लॉट फ्री हो तो। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो फिर तो 9 बजे मजबूरी में लेना पड़ेगा। और ये अंतिम प्रश्न,
और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि काबुल से लेकर पेशावर तक मोटर वे बनाने की बात की गई थी। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा पाकिस्तान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। और ये CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्वितीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है वो ऊर्जा, उद्योग और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के साथ राजमार्ग, रेलवे पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ संपूर्ण पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को जोड़ना है। और आपको पता है कि पेशावर, ये माफ कीजिएगा, आपका ग्वादर बंदरगाह जो है वहां तक इसको जोड़ने का पूरा योजना है। तो दोस्तों, ये रहा आपका सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेशन जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम अनअकैडमी का, यूपी का। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कैसा लगा सेशन? पूरे सप्ताह के टॉप 50 क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ चर्चा की गई। अगली मुलाकात जो है, जो 11 बजे होने वाली थी, उस क्लास को मैं शेड्यूल कर देता हूँ, रीशेड्यूल कर देता हूँ कल, क्योंकि अभी समय हम लोग के पास है नहीं, 9 बजकर। इसमें यार लाइन भी मारता है। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद 4 बजे शाम को हमारी मुलाकात होगी ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन पे। तो सभी लोग जुड़िए और सारे क्लासेज जो हैं वो रेगुलर होंगे। ठीक है, चलिए, फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। है ना? एग्जाम करीब आ रहे हैं, तनाव नहीं लेना। जय हिंद, जय भारत।